गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज गणेश चतुर्थी है। सबों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के अवसर पर आज एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि 6 to 10 और आगे उसको धीरे धीरे मैं एक्सपेंड करके 12 तक बताऊंगा। लेकिन हमारे दोस्तों ने कहा है कि भाई थोड़ा हमसे भी शेयर करो, ख़ास तौर पर हमारे विवेक और अंकित। इन दोनों की बात तो माननी पड़ेगी। आप तो सुन रहे होंगे, जहाँ भी होंगे या सुन लीजिएगा। तो जनरल कंपटीशन के लिए आज मैं कुछ टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, एक सेगमेंट जिस पे हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वो है इकोनॉमिक्स का सेगमेंट। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो इकोनॉमिक्स पे होगा, ठीक है। और मैं जो जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ अपने दोस्तों के मोटिवेशन पर, उनके कहने पर मैं आज ये आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये शेयरिंग आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कि हम लोग क्या शेयर करने वाले हैं। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए मेरे ख्याल से लाभदायक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट है आजकल काफ़ी क्वेश्चन इससे राइज हो रहा है और अक्सर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पे आते हैं। और इकोनॉमिक्स में आज से मैं जो भी टर्म डिस्कशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स के कहने पर ही, तो वो टर्म्स जो बोला गया है, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, वो टर्म डिस्कशन करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये चार बातें आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसा फीडबैक रहता है, कैसा आप लोगों को समझ में आता है और कैसा मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, दो टर्म जो हम लोग को पढ़ना है वो है, एक तो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं दोनों को साथ साथ लेता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार संतुलन, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया भुगतान संतुलन, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन क्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि जीवन में भी संतुलन बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए अब व्यापार और भुगतान संतुलन भी समझ लेते हैं। जीवन संतुलित अगर नहीं रहा तो इसको नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, व्यापार संतुलन क्या होता है, ठीक है। देखिए, आज का जो दौर है वो खुले अर्थव्यवस्था का दौर है, ठीक है। हर एक कंट्री सिर्फ अपने देश के अंदर ही ट्रेड नहीं कर रहा है, बल्कि एकदम ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। यही खुली अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे वस्तु और सेवा का निर्बाध क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और कहीं कहीं आज भी बंद अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे कि विश्व के अन्य देशों के साथ उतना ज़्यादा ट्रेड मतलब मुक्त रूप से नहीं होता, बहुत चीज़ प्रतिबंधित है। आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका नॉर्थ कोरिया है। हमारे किंग जोंग वाले बाबा, वो कब गर्म हो जाएंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वहाँ बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो चलिए, जो खुली अर्थव्यवस्था में हम लोग बात करें व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक लाइन में डिफाइन करते हैं, किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ, किसी एक देश का विश्व के किसी दूसरे देश के साथ या अन्य देशों के साथ, कोई जरूरी नहीं कि एक देश, दूसरे देश या अन्य देशों के साथ
वस्तु और सेवा, क्या वस्तु और सेवा का जो आयात निर्यात होता है वो कहलाता है व्यापार संतुलन। एक बार फिर से, किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ या अन्य देशों के साथ वस्तु और सेवा का आयात निर्यात का जो लेखा जोखा होता है उसको व्यापार संतुलन कहते हैं। तो सवाल उठता है कि भुगतान संतुलन किसको कहते हैं? ठीक है, भुगतान संतुलन में सिर्फ वस्तु और सेवा नहीं होता, समस्त आर्थिक लेन देन। भुगतान संतुलन में क्या होता है? सेम चीज, समस्त आर्थिक लेन देन किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ या अन्य देशों के साथ समस्त आर्थिक लेन देन का जो लेखा जोखा होता है दैट इज कॉल्ड भुगतान संतुलन, मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, समस्त आर्थिक लेन देन क्या होता है? समस्त आर्थिक लेन देन में वस्तु और सेवा तो होता ही है, वस्तु सेवा तो होता ही है, इसके अलावे आर्थिक लेन देन में बहुत सारा चीज़ आता है ना। जैसे कि क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे यहाँ कोई एफडीआई आता है, हमारे यहाँ एफपीआई आता है, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये आर्थिक लेन देन होता है। हम जो है सो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, लोन भी मिलता है, ठीक है, अनुदान भी मिलता है। क्या मिलता है हमको? अनुदान मिलता है। लोन को हिंदी में ऋण कहेंगे, ऋण मिलता है, उपहार मिलता है ना, बीमा होता है ना। तो ये सारा चीज़ एक्सेट्रा जो हो गया ये सारा हमारा आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एंड जब वस्तु और सेवा के आयात निर्यात का लेखा जोखा होगा तो क्या होगा? व्यापार संतुलन। और समस्त आर्थिक लेन देन का जो लेखा जोखा होगा वो होगा भुगतान संतुलन। वस्तु और सेवा में केवल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस में जैसे बहुत सारे हम खाद्य पदार्थ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ मिनरल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सर्विस में क्या हो गया? हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब मतलब एक्सेट्रा, ये टर्म आप लोग समझ भी रहे हैं। इसका जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है? वस्तु और सेवा। तो हम क्या देख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस का जो लेखा जोखा हुआ वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और टोटल इकोनॉमिकल रिसिप्ट एंड पेमेंट, समस्त आर्थिक लेन देन, टोटल इकोनॉमिकल रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसमें कि इंक्लूड हो जाता है वस्तु और सेवा भी, प्लस अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैंने यहाँ लिखा है दैट इज कॉल्ड भुगतान संतुलन, व्यापार बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसका मतलब हम क्या देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि कौन बड़ा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका कहानी इतना तक ही रुकते हैं, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा और अच्छा खासा काम चल जाएगा, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो यही इसका डिफिनेशन है, यही इसका मतलब है। और अब हम लोग समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनता है। तो देखते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। आपको वन लाइनर क्वेश्चन एकदम पीटी में डायरेक्ट पूछ देता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, वस्तु और सेवा का आयात निर्यात, टोटल आर्थिक लेन देन, केवल वस्तु का आयात निर्यात, केवल सेवा का आयात निर्यात, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो आप इसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला बात
कि हम जान गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इसी में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आता है, ठीक है। तब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, अरे 3 बातों से पहले मैं एक बात बता दूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हर कंट्री तैयार करता है। हर कंट्री अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करता है और उसको तैयार करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सेंड करता है, और फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा IMF है वो जो है कंबाइंड रूप से सबका बैलेंस ऑफ पेमेंट जारी करता है, ठीक है। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे तैयार होता है। एक तो नेशनल लेवल पे हमारा कंट्री तैयार करेगा, लेकिन इसको तैयार करके इंटरनेशनल लेवल पे भेजेगा, तभी तो पता चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा है, किस कंट्री में क्या ज़्यादा हो रहा है, किस कंट्री में क्या कम यूज हो रहा है, टोटल इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अब जब IMF तैयार कर रहा है भैया, तो वो तो डॉलर में तैयार करेगा। इसका मतलब पहली बात बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा डॉलर या US डॉलर जो कहें उसमें तैयार होता है, ठीक है। दूसरा बात, हर देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक इसको तैयार करता है। और तीसरा और आखिरी बात, ये जो है 1 वर्ष के लिए तैयार होता है, ठीक है, फॉर 1 ईयर। भुगतान संतुलन से हमारे जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनता है वो इतना ही बनता है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसको पढ़ना है पूरा तो आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हमें फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। और हमको जनरल साइंस पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो 2 टर्म मेरा हो गया, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, ठीक है। चलिए, तो 2 टॉपिक हम लोगों ने किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बहुत ही चर्चा में रहता है हमारा टर्म, वो है फॉरेक्स रिजर्व। इट मीन्स विदेशी मुद्रा भंडार। कहा जाता है कि जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना ज़्यादा होता है इकोनॉमिकली, वो देश उतना ही साउंड होता है। साउंड का मतलब यहाँ मजबूत हो रहा है, ठीक है। वो उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होता है, साउंड होता है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, वो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के सिचुएशन में अपने आप को बहुत हद तक स्टैंड कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ट्रेड अच्छा हो, और आपका जब ट्रेड एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास फॉरेन करेंसी जाएगी, तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार बनेगा, ठीक है। तो अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, तो इसके बारे में सीधी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैं वो बता दे रहा हूँ। ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉरेक्स रिजर्व कंसिस्ट्स ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है। जैसे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या केवल फॉरेन करेंसी आप जमा करते जाइए, वही आपका विदेशी मुद्रा भंडार है। और फॉरेन करेंसी में तो बहुत सारी करेंसी है, जापान का येन है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, चाइना का रेनमिनबी है, ठीक है। और अभी तोमान, शायद ईरान या किस कंट्री का करेंसी चेंज होकर के तोमान बन गया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे सो मैनी करेंसीज हैं। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें 4 चीज़ शामिल हैं। पहला,
यूएस डॉलर। डॉलर तो होगा ही, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पे मतलब रुपए का जो एक्सचेंज होता है हर कंट्री का वो डॉलर में ही होता है। चलिए, इससे एक बात तो है कि आज हम लोग रुपए का एक्सचेंज क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में उसको डील कर देता हूँ, जब ये टर्म उठ गया तो डील कर देता हूँ। यूएस डॉलर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपके पास गोल्ड कितना है, ठीक है। तीसरा टर्म हो गया कि आपके पास एसडीआर, और चौथा जो इसमें है आईएमएफ के पास रिजर्व। एकदम डायरेक्ट इस चार चीज़ को आप याद कर लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार चार चीज़ों से मिलकर बनता है। यूएस डॉलर, गोल्ड, एसडीआर। एसडीआर को आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये आईएमएफ की करेंसीज है। एक टॉपिक हम लोग आईएमएफ पे जब करेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और चौथा कि आईएमएफ के पास आपका कितना रिजर्व है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में सीधा सीधी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से क्या विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। इन चारों में कोई एक ऑप्शन दे देगा, बाकी तीन कोई अदर दे देगा। या फिर बीपीएससी जैसे एग्जाम में तो 5 क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है 1, 2, 3, 4 कोई भी ऑप्शन दे दे, चारों दे दे, क्योंकि 5वां ऑप्शन उसमें रहता है 1 या 1 से अधिक, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया। अब यहाँ बात हो गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना वो मतलब यूएस डॉलर में होता है। तो जैसे सपोज करिए कि हम लोग जब यूएस से कोई चीज़ खरीदते हैं या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ होता है तो हमको डॉलर में ही फाइनल पेमेंट डॉलर में आता है, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बन रहा है वो डॉलर में तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग पढ़ ले रहे हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज। हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज, इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे रुपए की परिवर्तनीयता। क्या लिखेंगे? रुपए की परिवर्तनीयता, यानी हमारा रुपया जो परिवर्तन होता है डॉलर में, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए क्या होता है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़। सपोज करिए कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या हमारे देश का कोई आदमी अगर यूएस में कुछ खरीद रहा है या हमारी कंपनी वहाँ इन्वेस्ट कर रही है या उसकी ही कंपनी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फिलहाल हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हमको वहाँ पे हम रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हैं? क्या यूएस में एक्सेप्टेबल होगा? नहीं। पहले क्या करना होगा, हमको सपोज करिए हम वहाँ लैंड खरीद रहे हैं या फिर बिल्डिंग खरीद रहे हैं या फिर अदर कोई भी चीज़, तो हमको उसको जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास तो रुपीज़ है, ठीक है। तो हम जब पेमेंट करेंगे तो पहले हमको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा और फिर वो डॉलर हम उसको पेमेंट करेंगे। सेम थिंग यही होगा अगर यूएस का भी कोई आदमी इंडिया में कुछ परचेज करना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट डॉलर हमको पेमेंट नहीं करेगा, उसे कन्वर्ट कराना होगा डॉलर को रुपीज़ में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करो, पेमेंट करना है तो रिसिप्ट करना है तो डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, है ना। तो ये चीज़ कहलाता है रुपए की परिवर्तनीयता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रुपया है वो पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, कंप्लीट कन्वर्टेबल नहीं है। कन्वर्टेबल है, परिवर्तनीय है, लेकिन पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण परिवर्तनीय। अगर सवाल उठता है क्या हमारा रुपया परिवर्तनीय है, यस, हमारा रुपया परिवर्तनीय है, कन्वर्टेबल है,
लेकिन पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है परिवर्तनीय और पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब, हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारा जो देखिए अब एक चीज़ और बताता हूँ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में छूट गया था। ठीक है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी में होता है। ये दो खातों से मिलकर बनता है, चालू खाता, ठीक है, जिसको कि हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, करेंट अकाउंट, और पूंजी खाता, पूंजी खाता, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। चलिए, रुपए की परिवर्तनीयता में ये टर्म मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में छूट गया था, लेकिन मैंने बोला ना कि ये कन्वर्टिबिलिटी और रुपी से ये जुड़ा हुआ है, तो ये जानना जरूरी है। हमको जानना है कि हमारा रुपया पूर्ण परिवर्तनीय क्यों नहीं है, आखिर क्या मतलब होता है। उसके पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक टर्म हमको जानना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये टर्म छूट गया था, आप इसको वहीं पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो 3 पॉइंट लिखे थे आप लोग कि यूएस डॉलर में तैयार होता है, 1 वर्ष के लिए तैयार होता है, और हर देश का केंद्रीय बैंक, उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दो खातों से मिलकर बनता है, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। अब है कि चालू खाता में क्या क्या आता है। ठीक है, चालू खाता में हमारा क्या क्या आता है, 1 मिनट। तो हम क्या देखते हैं, ये जो चालू खाता है ना, इसमें हमारा 2 मद होता है सर। एक तो होता है दृश्य मद और एक होता है अदृश्य मद। क्या होता है, दृश्य मद और अदृश्य मद। दृश्य यानी कि जो चीज़ विजिबल हो गया, और अदृश्य का मतलब जो चीज़ इनविजिबल हो गया। ठीक है, तो दृश्य मद में क्या आता है, दृश्य मद में जिस भी वस्तु का हम आयात या निर्यात करते हैं वो दृश्य मद में आता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, अदर थिंग्स हैं। ठीक है, और दृश्य मद में जो सेवा का हम लोग आयात निर्यात करते हैं वो अदृश्य मद में आता है। सर्विस बता ही दिया था, हमारे टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़। ठीक है, हमारी कंपनीज वहाँ सर्विस दे रही है। ठीक है, अदर थिंग्स। तो हम देख लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 खातों से मिलकर बनता है, चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाता में 2 चीज़, दृश्य मद और अदृश्य मद। यानी एक लाइन में कहें तो चालू खाता में क्या लिखाता है, वस्तु और सेवा का जो आयात निर्यात होता है वो चालू खाता में। पूंजी खाता में क्या आता है, पूंजी खाता में जो हमारा अदर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होता है वो आता है। जैसे हमारा कहें कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि हमारा एफडीआई हो गया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हुआ। और क्या आता है, विदेशी ऋण आता है। क्या आता है, विदेशों से जो हम लोग ऋण लेते हैं, है ना, विदेशी ऋण। इन्वेस्टमेंट को निवेश लिख दीजिएगा, हिंदी ही लिख देता हूँ। इसमें हमारा आ गया विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई, अदर थिंग्स। विदेशी ऋण चाहे हम लोग कहीं से लें, किसी कंट्री से ऋण लें, आईएमएफ से ऋण लें, वर्ल्ड बैंक से ऋण लें, एडीबी से ऋण लें, यूएस से लें, चाइना से लें, कहीं से भी जो हम लोग ऋण लेते हैं वो विदेशी ऋण में आता है। और तीसरा चीज़ इसमें आता है जो एनआरआई के द्वारा जो जमाएं होती हैं। ठीक है,
ये आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग फिर से जानते हैं, समस्त आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा। 3 चीज़ों से मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है, बता चुका हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाता होता है, चालू खाता, पूंजी खाता, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चालू खाता में वस्तु और सेवा का आयात निर्यात होता है। पूंजी खाता में विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और एनआरआई का जो लेखा जोखा होता है वो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इन चीज़ों का लेखा जोखा जो हो गया, ये समस्त आर्थिक लेन, अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा। ठीक है, तो ये हमारा समस्त आर्थिक लेन देन हो गया, यही हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, अब सवाल होता है कि मैंने पूछा या मैंने कहा था कि पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है। हमारा रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा चालू खाता तो कन्वर्टेबल है, हमारा चालू खाता क्या है? परिवर्तनीय है। चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय है, लेकिन हमारा पूंजी खाता आंशिक परिवर्तनीय है। यही कारण है कि हमारा रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। हमारा जो चालू खाता है ना वो पूर्ण परिवर्तनीय है, लेकिन हमारा पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, ये आंशिक परिवर्तनीय है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग डायरेक्ट किसी कंट्री को डॉलर में ना तो पेमेंट करते हैं, ना तो डॉलर में रिसिप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रुपए की परिवर्तनीयता। ठीक, अब देखिए, इस टॉपिक को आगे और भी ले जाना चाहें तो वीडियोज देखता हूँ। फिलहाल आपका एग्ज़ाम में 1 लाइनर क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा चालू खाता परिवर्तनीय है या नहीं। एक ऑप्शन हाँ, ना, दोनों, इनमें से कोई नहीं, आप देंगे हाँ। पूंजी खाता के बारे में दे देंगे, रुपए के बारे में पूछेगा पूर्ण परिवर्तनीय है नहीं, आप जवाब दे देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि पूर्ण परिवर्तनीय क्यों नहीं है। ठीक है, बात ऐसा है कि जो हमारे यहाँ अरविंद मायाराम समिति एक बार बनी थी, शायद वो अरविंद मायाराम ही थी, हाँ। तो उनको बोला गया था कि भैया कुछ उपाय बताइए। तब जब ये हुआ ना, मतलब पूर्ण परिवर्तनीय करने के लिए सुझाव दिए थे, तो उस समय एक बार क्या हुआ था कि मैक्सिको क्राइसिस आ गया था, और मैक्सिको का जो रुपीस था वो कंप्लीट कन्वर्टेबल था। अब पूर्ण परिवर्तनीय जब हुआ था ना, तो क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो मैक्सिको में इन्वेस्टमेंट की थी, जब वहाँ आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ तो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधी और चलते बनी। मैक्सिको का सरकार उसे रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसने जिस करेंसी में इन्वेस्ट किया था वह करेंसी ली और चलती बनी। और मैक्सिको की हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि ट्रक से भर के, बड़े बड़े गाड़ियों में भर के पेमेंट लेके जाना पड़ता था, तो 2 वक्त की रोटी मिलती थी। इतनी ख़राब हालत थी, मतलब वैसा शायद ही किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई होगी। फिर दोबारा एक बार अरविंद मायाराम समिति बनी, वो अप्रॉक्स मुझे लगता है 91-94 के आसपास, ठीक से याद नहीं है मुझे। तो वो जो समिति दोबारा बनी कि भारत में फिर से क्या करते हैं कि रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाते हैं। पूर्ण परिवर्तनीय बनाएंगे तो फिर से उसने कुछ सुझाव दिया था कि भैया पूर्ण परिवर्तनीय बनाना है तो जीटीपी को इंक्रीज करिए, हमारा जो घाटा है जीडीपी का 3% से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं हो, ये सब सुझाव दिए थे। तो उसके बाद जब रुपए को पूर्ण परिवर्तन करने की बात हुई 2008 में, हाँ 1994 नहीं 2008 में, तो उस समय जो है सो पूरा वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। और एक वर्ल्ड लेवल, मेरा बेटा उठ गया है, पापा पापा चिल्ला रहा है, 2 साल का बेटा है मेरा। तो चलिए हम लोग आते हैं, फिलहाल उसकी माँ गई है उसके पास, वो तो पापा को खोज ही लेता है, देखता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुई 2008 का क्राइसिस, तो आज के यूथ लोगों ने भी देखा होगा, अमेरिका के 2 बड़े बैंक बर्बाद हो गए थे, फेडरल बैंक जैसे। तो इतना बड़ा लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था कि बहुत सारे कंपनी, हमारे इंडिया में भी उसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा था। कंपनी से कर्मचारियों की ज़बरदस्त छटनी हुई थी, और
पूरा विश्व के हालात ख़राब हो गए थे। तो फिर उस समय भी जिस जिस कंट्री में मतलब कंप्लीट कन्वर्टेबल था उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। इसलिए ख़राब हो गई कि वहाँ पे कंपनी बैगन बैगेज बांध के चली गई। अब भारत ने क्या बोला कि नहीं, पहले जो सुझाव है अरविंद मायाराम का, हम फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करेंगे, राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3% के बराबर रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ये सारे चीज़ जब फॉलो हो जाएंगे तभी हम पूर्ण परिवर्तनीय करेंगे। अभी आंशिक परिवर्तनीय है, यानी कोई करेंसी, मान लेते हैं कोई एफडीआई हमारे देश में आया, वो कोई विदेशी कंपनी यहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, तो जब वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी तो रुपीज़ को डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेगी, तब जाकर इस्टेब्लिश करेगी। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं बाद में ये चीज़ अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल ये बता देता हूँ कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वो यहाँ से गई, तो मान लेते हैं कि उसने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो जाते समय वो कंपनी $1000 लेके नहीं जा पाएगी। अगर वो कंप्लीट कन्वर्टेबल रुपी होता तो ये $1000 ले जाती, लेकिन अब तो मतलब डॉलर रुपी में बन चुका है, और वो रुपी लेके अपने कंट्री जाके क्या करेगी, वहाँ तो चलेगा नहीं, उसे तो डॉलर लेके जाना है। तो इंडियन गवर्नमेंट उसको $1000 नहीं देगी, बोलेगी कि रुपीज कंप्लीट कन्वर्टेबल नहीं है, अभी का वैल्यू हम आपको देंगे, पहले जब दिए थे तो $1 बराबर 70 था, अभी हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस में $1 बराबर 10 हो गया है, तो इस तरह से इसे काफ़ी कम पेमेंट मिलेगा, तो ये हमारे यहाँ से जा नहीं सकेगी। अलग लेक्चर में बताऊंगा कि क्या लाभ हैं रुपए के कंप्लीट कन्वर्टेबल के, उससे हमारा मतलब यही जान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन जाएगा अगर हमारा रुपीज़ कंप्लीट कन्वर्टेबल हुआ तो। बाय द वे, ये टॉपिक यहीं रोकते हैं, टॉपिक ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है। फिलहाल मैंने कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ को डील कर दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील कर दिया। अब एक टर्म, एक काम करते हैं, फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, और आप बताइएगा कि ये मेरा नया पहल कैसा लगा कि मैं तो 6 to 10 कर रहा हूँ, लेकिन इधर मैं जो भी चीज़ जान रहा हूँ आप लोग से शेयर करूँगा, ठीक है। तो फीडबैक का इंतज़ार रहेगा दोस्तों कि आपका फीडबैक कैसा रहता है। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी जानकारी को आप लोग से शेयर कर सकूं। और फिलहाल फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं, और आपका दिन मंगलमय हो। और इसी के साथ वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।